अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको नावल बंद कवारों के आगे पसंद आ रहा होगा। इंग्लैंड में 6 माह रहने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अब मेरी दिलचस्पी राबेल में ख़त्म हो चुकी है। सो मुझ पर इस खबर का ख़ास असर नहीं हुआ था, लेकिन मैं गलत था। इस दिन मैं उमर के साथ कॉलेज गया था और मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट जाने की कतई कोशिश नहीं की, लेकिन इस दिन सब इत्फाकात से बड़ा इत्फाक हुआ था। कॉलेज से वापस घर जाते हुए वो मुझे सड़क के किनारे दिखाई दी थी और मैं जो इसे एक आम सी लड़की समझने का तहैया कर चुका था, पता नहीं किस तरह बेकाबू हुआ और मैंने गाड़ी बिल्कुल इसके करीब जाकर रोक दी थी। वो चंद लम्हों के लिए ठिठक कर रुक गई थी, लेकिन फिर मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसकी त्योरी पर बाल पड़ गए थे और पता नहीं क्यों मुझे इसका ये अंदाज़ अच्छा लगा था। बहुत अरसे बाद किसी लड़की ने मुझे देखकर यूं बेजारी का इजहार किया था, वरना तो मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही लड़कियां शहद की मक्खी की तरह मेरी तरफ खींची चली आती थी। हैरत अंगेज़ बात ये हुई थी कि त्योरी पर बल डालने के बावजूद वो मेरी तरफ बड़े बेदरक अंदाज में आई थी। हाँ जी, क्या मसला है आपको? इसने मेरे करीब आते ही बड़े तीखे अंदाज से सवाल किया था। मैंने फ्रंट सीट पर बैठे बैठे ही जवाब दिया था, मसला तो शायद आपको दरपेश है। मैं तो आपको देखकर रुक गया था कि शायद आपको लिफ्ट की ज़रूरत हो। इसने मेरी बात काटते हुए पहले से भी ज़्यादा तुर्श लहजे में कहा, क्या मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी जो आप इस तरह अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं? मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे वो पहले ही किसी बात पर गुस्सा में थी और मैं ख्वामखा इसके अताब का निशाना बन रहा हूँ। इसलिए मैंने इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए मज़ीद वजाहत की। आप पैदल जा रही थी तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी ताकि आपको घर पहुँचा दूँ। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या इस कॉलेज की हर पैदल जाने वाली लड़की को आप घर पहुंचाते हैं? और अगर ऐसा करते भी हैं तो बड़ी मेहरबानी अपनी नवाजिश अपने पास रखिए। मुझे बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है और आइंदा कभी भी इस तरह मेरे पास गाड़ी लाकर मत खड़ी करना। बड़े अक्खल लहजे में कहते हुए वो गाड़ी के पास से हटना चाह रही थी जब मैंने इसे अचानक कहा, हर किसी के लिए तो गाड़ी नहीं रोकी जाती, ये तो कुछ ख़ास लोगों के लिए रोकी जाती है, जैसे मेरे लिए तुम ख़ास हो। आपसे तुम पर आने में मुझे एक लम्हा लगा था और वह एक अजीब शॉक्ड हालत में मेरे सामने खड़ी थी। शायद वो मुझसे ऐसे किसी भी जुमले की तवक्का नहीं कर रही थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा था, फिर तुमने एग्ज़ाम में टॉप किया था, इसकी मुबारकबाद भी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। सो मैंने सोचा। इसने बड़े गज़बनाक अंदाज में मेरी बात काट दी थी। तुम सोचा मत करो, क्योंकि तुम ये काम करने के काबिल नहीं हो। सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है और तुम्हारा दिमाग क्रिकेट ख़राब कर चुकी है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन इसने तनबीही अंदाज में उंगली मेरी तरफ करते हुए ज़ोर से कहा, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात गौर से सुनो। ज़रा अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। हैं क्या तुम में जो इस किस्म की फजूल बकवास कर रहे हो? तुमसे 4 साल सीनियर हूँ मैं। तुम्हें तो मुझसे इस किस्म की बेखुदा बात करने से पहले डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हें घर में कोई रोक टोक करने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है। तुम्हें इस तरह खुला छोड़ा हुआ है। कैसा खानदान है तुम्हारा? जाओ जाकर घर वालों से कहो कि तुम्हें लगाम डालकर रखें। लोगों के लिए अजाब बनाकर छोड़ दिया है। वो ये कहकर बड़ी तेज़ी से वहाँ से चली गई थी और मैं स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए दांत बींचे इसे जाता हुआ देखता रहा। मुझ में ऐसी कौन सी खामी थी जो इसे मुझसे यूं मुतनफ़र कर रही थी? ये सवाल बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था।
گھر آ کر بھی میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا تھا۔ وہ جو ایک خوش فہمی تھی کہ اب مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوگی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ وہ اب بھی میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے تھی، اور پہلی دفعہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس بے عزتی کے بعد مجھے اس سے قطر نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ہونی تو چاہیے تھی، لیکن مجھے تو اس پر غصہ تک نہیں آیا تھا۔ میں اس کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی اور قدم اٹھاتا مجھے ٹیم کے ساتھ دورے پر جانا پڑا۔ بیرونی دورے سے واپسی پر ہوم سیزن شروع ہو گیا، اور جب میں ان سب سے فارغ ہوا تو اس وقت تک وہ کالج سے فری ہو چکی تھی۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے پاس اس کا ایڈریس موجود ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ اسی اطمینان کے ساتھ میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ کافی ماہ وہاں گزارنے کے بعد میں واپس پاکستان آیا تھا، اور یہاں پھر ایک غیر ملکی ٹیم کے خلاف سیریز کے لیے میرا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی فوری طور پر اس سے رابطہ نہیں کر پایا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا، محو ہو گیا۔ مجھے دوبارہ اس کا خیال اس وقت آیا تھا جب چند ماہ بعد ایک دن اخبار میں ایم اے انگلش پارٹ 2 میں ٹاپ کرنے والی طالبہ کے طور پر میں نے اس کی تصویر دیکھی، اور تصویر دیکھنے کے ساتھ ہی یکدم مجھے اس سے وابستہ سارے واقعات یاد آنے لگے، اور بے اختیار سا ہو کر میں نے اس کا ٹیلی فون نمبر تلاش کیا اور پھر اسے فون کیا تھا، لیکن یہ جان کر مجھے شوق لگا تھا کہ وہ وہاں سے جا چکے ہیں اور اب وہاں اس مکان کے نئے مالک تھے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس ہی بند ہو گئی ہو۔ اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے میں نے اس مکان کے نئے مالک سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع دیں اگر وہ جانتے ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتا کر اور مایوس کر دیا تھا کہ انہوں نے وہ مکان کسی پراپرٹی ڈیلر سے خریدا تھا، اس لیے وہ اس مکان کے پرانے مالکوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ مجھے بہت شوق لگا تھا، لیکن شوق سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ آخر میں اس سے رابطہ کیسے کرتا؟ چند ہفتے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن میرا پرابلم یہ تھا کہ میں اپنے نزدیکی دوستوں کو اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اور جن لوگوں کے ذریعے میں اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا وہ اس کے بارے میں زیادہ باعلم نہیں تھے۔ چند ہفتوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بھی ناکامی ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی کوششیں ترک کر دی، لیکن رابعیل علی میرے ذہن سے نکل نہیں سکی۔ پھر 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ پہلے میں پاکستان کے ٹاپ بولرز میں تھا۔ 4 سالوں میں بین الاقوامی طور پر میرا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ پہلے میں صرف بولر تھا، پھر میں نے بیٹنگ میں بھی اپنا لوہا منوا لیا۔ ایک دنیا میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ میرے پاس صرف روپیہ نہیں، بے شمار روپیہ تھا۔ پھر مادی لحاظ سے میں جتنا اوپر گیا تھا، اخلاقی لحاظ سے اتنا ہی نیچے گر گیا تھا۔ پہلے میرے افیئر چھپتے رہتے تھے، لیکن اب میرے افیئرز صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی مشہور تھے، لیکن اس کے باوجود میری شہرت اور میرے چاہنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی میرے خاندان نے کبھی میرے کسی افیئر پر اعتراض کیا تھا۔ میں ان کے سامنے اپنے ہر سکینڈل کو بوگس قرار دیتا، اور وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے، اور یقین کرتے بھی کیوں نہیں، آخر یہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے وہ ایک عام سے علاقے کے عام سے گھر سے اٹھ کر شہر کے سب سے پوش علاقے کے ایک 10 کنال کے مکان میں مقیم تھے۔ میری وجہ سے ہی اب اس گھر کے ہر فرد کے پاس اپنی ذاتی گاڑی موجود تھی۔ میرے بھائیوں نے میرے روپے کی مدد سے اپنا ذاتی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا تھا، انہیں میرے کسی فعل پر اعتراض کیوں ہوتا؟ بے شمار لڑکیوں سے تعلقات رکھنے کے باوجود اب بھی رابعیل علی میرے سینے میں ایک خنجر کی طرح گری ہوئی تھی۔ شاید وہ میری پہلی اور اب تک کی واحد شکست تھی۔
इसलिए मैं इसे ज़्यादा याद करता हूँ। या फिर हाँ, आसान लफ्ज़ों में मैं ये मान लेना ज़्यादा आसान समझता हूँ कि मैं रबील अली से मोहब्बत करता आ रहा हूँ। वो वाहिद हकीकत है जिसे मानने में मुझे कोई आर महसूस नहीं होता। मुझे कभी भी ये तवक्का नहीं रही थी कि अब दोबारा कभी इससे मेरा सामना हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो ही गया। मैं एक टेस्ट मैच खेलने के लिए फैसलाबाद गया हुआ था। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज तक पहुंचते पहुंचते मैं लोगों से हाथ मिलाते हुए और ऑटोग्राफ देते देते काफ़ी थक चुका था, और थकने से ज़्यादा मैं उकताया हुआ था। इसीलिए लाउंज में पहुंचकर अपनी किट और बैग रखकर चाय पीने बैठ गया था, ताकि लोग मुझे चाय पीता देखकर मेरी तरफ ना आए। मेरे साथ 2-3 दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हो गए थे। चाय की सिप लेते हुए अचानक मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी थी जो हमारी टीम के मैनेजर, कोच और कैप्टन से मसरूफ़ गुफ्तगू थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए मैं इसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। इसके खड़े होने का अंदाज़ बहुत मानूस सा लगा था। फिर बात करते करते इसने चेहरे को मोड़ा था और मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो बिला शोभा रबील अली थी। इसके चेहरे का एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज था। मैं तो लाखों के मजमे में भी इसे पहचान जाता। लाउंज में तो फिर चंद दर्जन लोग थे। मैं एक अजीब से आलम में सोफ़ा से टेक लगाए इसे देखता रहा। वो अब भी पहले ही की तरह थी, ब्लैक कढ़ाई वाले सफ़ेद शलवार सूट के साथ वो ब्लैक कोट में मलबूस थी। बाल अब भी स्टेप्स में कटे हुए थे, लेकिन इनकी लंबाई में काफ़ी इजाफा हो चुका था। हाँ, अब बालों में कोई हेयर बैंड नहीं था, जो एक ज़माने में इसका ट्रेडमार्क समझा जाता था। अपने दराज़कद के साथ वो लाउंज में बहुत नुमायाँ थी। मैं एक टक इसे देखता रहा। थोड़ी देर तक इसके साथ बातें करने के बाद हमारी टीम का कैप्टन मेरे सोफ़े की तरफ बढ़ आया था, जबकि वो हमारे टीम मैनेजर के साथ लाउंज से बाहर चली गई थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं भाग कर इसके पीछे जाऊं, मगर मैं जानता था ये मुमकिन नहीं था। अब मैं एक स्टार बॉलर था और मीडिया के इतने बहुत से लोगों के सामने ऐसी कोई हरकत अगले ही दिन अखबार में शाया हो जाती। सो मैंने खुद पर काबू पा लिया था, लेकिन अपनी टीम के कप्तान के सोफे पर बैठते ही मैंने एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर पूछा था, वो लड़की कौन थी जिससे आप बातें कर रहे थे? वो रबील अली थी, यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर है। मैच के सारे इंतज़ामात भी इसकी ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वो चाह रही थी कि हम अभी कुछ देर बाद स्टेडियम जाकर एक दफ़ा वहाँ की अरेंजमेंट का जायज़ा ले लें, ताकि अगर किसी चीज़ की कमी हो तो वो पूरी की जा सके। मैं मैनेजर और कोच के साथ थोड़ी देर तक स्टेडियम जाऊँगा, वो मुझे बताकर चाय पीने में मशगूल हो गया। क्या ये लड़की वाकई असिस्टेंट कमिश्नर थी? ये सवाल मेरे साथ सोफे पर बैठे हुए नासिर ने किया था। इसके लहजे में तजस्सुस अमेज़ इश्तियाक था। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें शोभा क्यों हो रहा है? टीम कैप्टन ने मुस्कुराते हुए नासिर से कहा था। अगर मैं भी स्टेडियम चलूँ तो? मैंने गुफ्तगू में मदाखलत की। वाई नॉट, श्योर, कैप्टन ने बड़ी फराख दिली से कंधे उचकाते हुए कहा था। कुछ देर तक हम वहीं बैठे रहे। फिर टीम के लिए कोस्टर आ गई थी और सब खिलाड़ियों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया था। हम लोग होटल नहीं जाएंगे, यहीं से ग्राउंड चलेंगे, इसलिए तुम अपना सामान और किट किसी प्लेयर को दे आओ ताकि वो इसे होटल ले जाए, कप्तान ने मुझे कहा था, और मैं सर खलाता हुआ अपना सामान लेकर उठ खड़ा हुआ था। कोस्टर तक जाने और टीम के फिजियो को सामान देने में 10 मिनट लगे थे, और जब मैं वापस वीआईपी लाउंज की तरफ आने लगा तो वो टीम मैनेजर के साथ बातें करती हुई लाउंज से निकल रही थी। मेरे कदम इसे देखकर रुक गए थे। इसने भी मुझे देख लिया था, लेकिन शनासाई नाम की कोई चीज़ इसके चेहरे पर नहीं झलकी थी। टीम मैनेजर इसके साथ चलते हुए आकर मेरे पास रुक गए। एहसन, साजिद कह रहा था कि तुम भी हमारे साथ जाना चाह रहे हो। उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया। मैंने इस बात में सर हिलाया था। मैनेजर ने इससे मेरा तारुफ करवाया था। ये रबील अली है, यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर, और मेरे ख्याल में इन्हें तो आप जानती ही होंगी। ये एहसन मंसूर हैं, दुनिया के टॉप ऑल अराउंडर्स में शुमार होता है इनका। वैसे ये बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं।
बिल्कुल जानती हूँ। मेरा जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा है। मुझे मशहूर और अहम लोगों के बारे में काफ़ी मालूमात होती हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? इसने मैनेजर से बात करते हुए अचानक मुझे मुखातिब किया था। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा जनरल नॉलेज हमेशा से ही ख़राब है। मुझे अहम लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मेरा लहजा बहुत मैनी खेज था, लेकिन वो किसी किस्म का नोटिस लिए बगैर बोली, ये आपका ही नहीं, बहुत से लोगों का मसला होता है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर्स का नॉलेज, जनरल नॉलेज जितना ख़राब होता है वो इतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। कम अज़ कम हमारी टीम का रिकॉर्ड तो इस बात का गवाह है। हमारे टीम मैनेजर ने इसकी बात पर हल्का सा कहका लगाया था और मैं कदरे जिम गया। इसके जुमलों में अभी भी वही पुरानी कार थी जिसके लिए वो मशहूर थी। हम इसके साथ चलते हुए बाहर आ गए थे, जहाँ 2 गाड़ियाँ हमारी मुंतज़िर थी। एक गाड़ी में पहले ही हमारे कोच और कैप्टन परेजमान थे, इसलिए मुझे दूसरी गाड़ी में टीम मैनेजर और रबेल अली के साथ बैठना पड़ा। वो फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बराबर में बैठी हुई थी और तमाम रास्ते हमारे मैनेजर के साथ बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इंतज़ामात के बारे में बातें करती रही थी। 1 हफ्ता तक हम फैसलाबाद रहे और इन 7 दिनों में मैं तकरीबन रोज़ाना ही 2-3 बार इससे मेरा आमना सामना होता रहा। वो बड़े खुशगवार अंदाज में मुझसे हाल अहवाल पूछती रही और मुझे इस खुशफहमी में मुब्तला करती रही कि शायद मेरे बारे में इसकी सोच बदल चुकी है। अब वो भी मेरे लिए अच्छे जज्बात रखने लगी है। इस हफ्ता में अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला कर चुका था। टेस्ट मैच के आखिरी दिन मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से दोनों टीमों को अशाया दिया गया था। अशाया एक मकामी होटल में दिया गया था। रबील अली भी वहाँ मौजूद थी। अशाया का अभी बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था जब मैंने रबील के पास जाकर कहा था कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। वो दूसरे लोगों से एक्सक्यूज़ करती हुई बड़ी खुशदिली से मेरे साथ आ गई थी। हम हाल से निकलकर होटल के अकबी लॉन की तरफ आ गए थे। बैठिए, मैंने लॉन में पड़ी चेयर्स की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी एक चेयर खींचकर बैठ गया। आप कुछ कहना चाहते थे मुझसे? इसने चेयर पर बैठते हुए मुझसे सवाल किया था। मैं इसके सवाल का जवाब देने की बजाय इसका चेहरा देखने लगा था। वो पर्पल सूट में मलबूस तराशीदा बालों को माथे से हटाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली खूबसूरत लड़की थी जिसे मैंने देखा था। जिन लड़कियों से मेरी दोस्ती थी, इनके सामने रबेल अली बहुत आम, बहुत मामूली नज़र आती थी। लेकिन बस ये दिल था जिसे इसके सामने हर खूबसूरती मान नज़र आती थी, और मैं था जिस पर बस इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किसी तमहीद के बगैर मैंने वो जुमला कह दिया था जिसे बोलना मुझे एक बहुत दुश्वार गुजार अमल लगता था। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर हैरानगी झलकी थी, लेकिन फिर इसका चेहरा बेतासुर हो गया था। वो बड़ी पुरस्कून आवाज़ में इसने कहा था, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने बड़ी बेताबी से इससे पूछा था, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है और चंद माह तक मेरी शादी होने वाली है। इसकी बात सुनकर मुझे यूं लगा था जैसे अब मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, जैसे ज़मीन की गर्दिश यकदम रुक गई थी। मगर ऐसा नहीं हुआ था। अपनी आवाज़ मुझे जैसे किसी अंधे कुएं में से आती महसूस हुई थी। कौन है वो? इसका नाम ज़गीम हैदर है। वो एक CSP ऑफिसर है और आजकल इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। क्या ये लव मैरिज है? मैंने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा था। मैं इसे लव मैरिज तो नहीं कह सकती। हाँ, अलबत्ता ये पसंद की शादी ज़रूर होगी। असल में हम दोनों साथ पढ़ते रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और अंडरस्टैंडिंग भी। इसने मुझे प्रपोज कर दिया एंड दैट्स इट। क्या तुमसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कोई कर सकता है? मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा था। वह चंद लम्हों तक नागवारी से मेरी तरफ देखती रही और फिर शस्ता अंग्रेज़ी में बोली, पता नहीं मुझे यह खुशफहमी क्यों हो गई थी कि तुम्हारा दिमाग अब ठीक हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं।
तुम अब तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। हाँ, मैं आज भी वही हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता था, और आज भी मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैंने इसकी रवानगी से मैंने इसकी रवानी से अंग्रेज़ी ही में इसे जवाब दिया था। तुम्हें इस किस्म की बातें करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? क्या तुमको याद भी है कि कितनी लड़कियों से तुमने यही जुमला कहा होगा? शायद तुम्हें इनकी तादाद भी याद नहीं होगी। इसने बड़े सर्द मोहर लहजे में मुझसे कहा था। मैंने आज तक ये जुमला सिर्फ एक लड़की से ही कहा है, और वो तुम हो। सो मुझे तादाद अच्छी तरह याद है। तुम क्या हर लड़की से यही कहते हो? इसने बड़े तीखे अंदाज में मुझसे पूछा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हर लड़की से ये बात कहता फिरता हूँ? ये सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने इसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसने बड़े उकताए हुए अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा था, ऑल राइट, मना कि तुम बहुत पारसा हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पारसाई से कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, डिनर शुरू होने वाला है। इसने टेबल पर रखे हुए अपने हैंड बैग पर हाथ रखा और मैंने एकदम इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है। तुम सुने बगैर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इसकी आंखों में देखते हुए मैंने बड़े बेखौफ अंदाज में कहा था, मेरा हाथ छोड़िए। इसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किए बगैर मुझे कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक अजीब सी जिद मुझ पर सवार हो गई थी। तुम छोड़ोगे, ज़रूर छोड़ोगे। अगर ऐसे नहीं तो बेइज्जत होकर छोड़ोगे। मैं तुम्हारी कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना ही कोई गर्लफ्रेंड हूँ जिसके साथ तुम रोमांस लड़ाने के लिए यहाँ बैठे हो। मेरे एक इशारे, एक आवाज़ पर तुम पुलिस स्टेशन में होंगे, और तुम्हारी कोई शोहरत और कारकर्दगी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम हीरो से ज़ीरो बन जाओगे। सो बेहतर है कि ऐसी किसी सूरत हाल से पहले ही मेरा हाथ छोड़ दो। और मैंने इसका हाथ छोड़ दिया था। अपनी कमज़ोर पोजीशन का एहसास मुझे हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका जुनून मेरे सर से उतर गया था। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, जिस शख्स से तुम शादी कर रही हो, इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो मुझ में नहीं है? इसके पास वो कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? मैंने इसका हाथ छोड़ते हुए इससे सवाल किया था। वो अपना हाथ पीछे हटाकर यकदम बड़े इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट से टिक लगाकर बैठ गई थी। ऑल राइट, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें आईना दिखाना ही पड़ेगा। तुम क्रिकेटर्स, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस असल में खुशफहमी के कीड़े होते हो। सारी उम्र खुशफहमी पर पड़ते रहते हो, और ज़रा सी हकीकत सामने आने पर ऐसे तड़पने लगते हो जैसे जोंक पर नमक डाल दिया जाए। क्या तुम सच सुनने का हौसला रखते हो? तुम्हारे मुंह से मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, चाहे वो कितनी ही कड़वी बात क्यों ना हो। वेल सेड, ओके, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास है क्या? तलीम है? इसका लहजा जहरीला था, और सवाल इससे भी ज़्यादा तलख। तलीम से क्या होता है? ये कोई इतनी भी अहम चीज़ नहीं है। मैंने बड़ा कमज़ोर सा दफ़ा किया था। ठीक है, बकौल तुम्हारे तलीम कोई इतनी भी अहम चीज़ नहीं है, तो चलो मान लेते हैं। लेकिन ये बताओ कि अच्छा किरदार है तुम्हारे पास? तुम्हें मेरे किरदार में क्या खामी नज़र आती है? मैंने इससे पूछा था। तुम्हारे स्कैंडल्स। मेरे स्कैंडल्स की बात मत करो। ये सब मीडिया की ब्लैकमेलिंग है। पता नहीं कैसी स्टोरीज बनाकर छापते रहते हैं। मैंने मुश्तिल होकर इसकी बात काट दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कभी इस तरह तुम्हें असली चेहरा दिखाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे बारे में शाया होने वाली खबरें ज़्यादा ध्यान से पढ़ती, बल्कि इकट्ठी करके रख लेती। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कि सारे ही अखबारात तुम्हारे अफेयर्स छापते रहते हैं, बल्कि लोकल या नेशनल प्रेस को तो छोड़ो, इंग्लैंड के प्रेस को भी तुमसे प्रकाश हो गई है। वो भी तुम्हारा एक से एक अफेयर सामने लाता रहता है। तुम्हें ये ब्लैकमेलिंग इसलिए लगती है क्योंकि वो लोगों के सामने तुम्हारी असलियत जाहिर कर देते हैं। लेकिन याद रखो, ये वही अखबारात हैं जो तुम्हारे खेल के कारनामों को जली हरूफ में शाया करते हैं, जिन्होंने तुम्हें बॉलिंग की दुनिया का देवता बना दिया था, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम अखलाकी तौर पर बहुत गिर चुके हो?
रबेल, बस ये सब बंद करो। मैंने हाथ उठाते हुए इसे बोलने से रोक दिया था। अगर ये सब सच है भी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी के बाद ये सब छोड़ दूँगा। ठीक है, कुछ गलतियाँ मुझसे ज़रूर हुई हैं, लेकिन ऐसी गलतियाँ किससे नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल लूँगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बनकर दिखाऊँगा। अपने जुमले के इख्तिताम पर मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा था। इसकी आंखों में जैसे शोले लपक रहे थे। जो मर्द किसी औरत से ये कहता है कि वो इसके लिए अपने आप को बदल देगा, इससे बढ़कर फ्राडिया और मकार कोई दूसरा नहीं होता। जो शख्स अपने मजहब के लिए अपनी पारसाई बरकरार नहीं रख सकता, जो शख्स अपने ख़ानदान की इज्जत और नाम के लिए अपनी आवारगी पर काबू नहीं पा सकता, जो शख्स अपने माँ बाप के पढ़ाए हुए तमाम सबक भूलकर पस्ती की इंतहा तक पहुँच जाता है, जो खुद अपनी नज़रों में अपना एहतराम और इज्जत बाकी रखने की परवाह किए बगैर अय्याशी करता है, वो किसी औरत के लिए खुद को क्या बदलेगा। तुम्हारी इस बात ने तुम्हें मेरी नज़रों में और गिरा दिया है। आखिर मैं तुम्हारे जैसे बदकिरदार आवारा शख्स को अपना शोहर कैसे बना सकती हूँ। तुम्हें एक ऐसे शख्स पर कैसे तरजीह दे सकती हूँ जो जेंटलमैन है। ये जो तुम क्रिकेटर्स टाइप की चीज़ें होते हो ना, पता नहीं कैसे ये कीड़ा तुम लोगों के दिमाग में घुस जाता है कि तुम लोग जहाँ जाओगे लोग तुम्हें पल के बिछाए मिलेंगे। जिससे मिलोगे वो तुम लोगों को ईयर टू ईयर स्माइल देता फिरेगा। जिस चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाओगे वो मकनातीस की तरह खींचती हुई तुम्हारी तरफ आ जाएगी। तुम लोग तो पानी में बनने वाले बुलबुलों की तरह होते हो, जिनका ना कोई माजी होता है ना मुस्तकबिल। जब तक वो होते हैं पानी पर, बस वो नज़र आते हैं, और जब गायब होते हैं लगता ही नहीं कि कभी पानी पर इन जैसी कोई चीज़ नमूदार हुई होगी। एक शॉट या एक विकेट तुम लोगों को लाइमलाइट में ले आती है, और तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम लोगों को गायब भी यही चीज़ें करती हैं। तुम्हें आखिर क्या कॉम्प्लेक्स है? ये कि तुम खूबसूरत हो, ये कि तुम्हारे पास बेतहाशा दौलत है, ये कि तुम्हारे पास शोहरत है, या ये कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है। लेकिन इस दुनिया में मौजूद हर लड़की की ख्वाहिश सिर्फ ये चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, मगर बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश सिर्फ ये चीज़ें ही होती हैं, और तुम इसे जुटला नहीं सकती। इसकी बहुत सी बातें सुनने के बाद मैंने इससे कहा था। एक अजीब सी अफसरदगी मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि इसका हकीकत पसंदाना तज्जिया मेरे लिए कितना तकलीफदा साबित हो रहा था। हाँ, मगर मैं इन लड़कियों में शामिल नहीं हूँ। मैं इन लड़कियों में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। तुम्हारा प्लस पॉइंट तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी शोहरत है, मगर ये दोनों चीज़ें तो चोर के पास भी होती हैं। लेकिन लड़कियाँ इसे अपना आइडियल बनाए नहीं फिरती। ओह, लेकिन मैं बहुत सी लड़कियों का आइडियल हूँ और मैं चोर भी नहीं हूँ, मैं तंज़िया आवाज़ में कहकर हंसा था। हाँ, तुम बहुत सी लड़कियों के आइडियल हो और तुम चोर भी नहीं हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम किन लड़कियों के आइडियल हो? तुम मैट्रिक्स से लेकर मास्टर्स तक किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने वाली किसी भी लड़की के फेवरेट प्लेयर तो हो सकते हो, लेकिन आइडियल नहीं। ना ही तुम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेक्चरर, सीएसपी ऑफिसर लड़की का आइडियल हो सकते हो। हाँ, मगर तुम इन लड़कियों का आइडियल ज़रूर हो सकते हो जो या तो तुम्हारे जैसा ज़हीन जहन रखती होंगी, या जिन्हें तुम्हारी तरह तलीम या अपने कैरियर से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ शादी होता है। वो सुपरस्टार एसर मंसूर से हो जाए या फिर गली के किसी भी चक्करबाज से जो तुम्हारी तरह इन पर जान नसार करने का दावा करे। ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो तुम जैसे क्रिकेटर्स या एक्टर्स पर जान नसार होती हैं, या जो तुम लोगों को अपना आइडियल बनाए फिरती हैं, या जो अपनी किताबों या कमरों की दीवारों पर तुम लोगों की तस्वीरें सजाई रखती हैं। हम जैसी लड़कियां नहीं। हमारे पास तो तुम लोगों के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों ने आखिर कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया होता है कि हम तुम्हारे बारे में वक्त निकाल कर सोचा करें। हाँ, तुम लोग हमारे लिए टाइम पास का एक अच्छा ज़रिया होते हो। अपनी मसरूफियत से थक गए या तंग आ गए तो एक फ़िल्म देख ली या कोई मैच देख लिया,
और थोड़ी ज़हनी तफरीह कर ली, एंड डेट्स ऑल। इससे ज़्यादा अहमियत नहीं होती हमारे लिए तुम लोगों की। क्रिकेट को माइनस कर दे तो है क्या तुम्हारी ज़ात में जिसके बारे में बात की जा सके या जो काबिल गौर हो? तलीम तुम्हारे पास नहीं है, किरदार तुम्हारा अच्छा नहीं है, बात करने का सलीका और ढंग तुमको बिल्कुल भी नहीं है। चंद दिन पुरानी हाथ लगी दौलत को शो ऑफ के लिए तुम इस्तेमाल करते हो, फिर भी बस जिद हो कि मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नहीं है जो आपके होने वाले शोहर में है। जब तक क्रिकेट खेल रहे हो, सबकी आंखों में हो, जिस दिन ये छोड़ दोगे तो किसी के पैरों में भी नहीं मिलोगे, तो किसी के पैरों में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा कैरियर है भी कितना? इस वक्त तुम 24 या 25 साल के हो गए। अगर मान लिया जाए कि 10 साल और क्रिकेट खेल लोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 साल के बाद तुम्हारा कैरियर, ग्लैमर और शोहरत सब खत्म हो जाएगी। और अगर मैं तुम्हें जागीम से कंपेयर करूं तो मुझे तुम्हें ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इसका कैरियर आज से 10 साल के बाद अरूज की तरफ गामजन होगा और शायद सर्वर से रिटायर होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ साल जॉब करे। सो इसका कैरियर 65 साल की उम्र में ख़त्म होगा। सो तुम में और इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तुम तलीम में इसके बराबर नहीं हो, तुम ओहदे में इसके बराबर नहीं हो, तुम किरदार में भी इसके बिल्कुल बराबर नहीं हो। हाँ, शोहरत, दौलत और खूबसूरती में तुम्हें कुछ सबकत हासिल है, लेकिन मिस्टर एहसन मंसूर, ये चीज़ें कभी भी मेरी तरजीहात में शामिल नहीं रही। हर मर्द और हर औरत शादी के लिए लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हुए अपने से बेहतर शख्स का इंतखाब करती है। मुझे ज़गीम खुद से बेहतर लगता है, इसलिए मैं इससे शादी कर रही हूँ, और तुम मुझे खुद से बहुत कमतर लगते हो। फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे लिए मुनासिब ये है कि किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करो जो तुम्हें खुद से बेहतर समझे, और जिन लोगों की कंपनी में तुम रहते हो तुम्हें ऐसी लड़कियों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आइंदा मुझसे आपका सामना हो भी तो किसी किस्म की शनासाई ज़ाहिर करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही कोई तवक्कात वाबस्ता कीजिएगा, वरना आपको आज से ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। वो अपना बैग उठाकर बड़े मुस्तहकिम कदमों से होटल के हाल की तरफ बढ़ गई थी। मुझे यूं लगा था जैसे सारी दुनिया चंद लम्हों के लिए ठहर गई थी, खामोश हो गई थी। मैं अंदर होटल के हाल में नहीं जा सका था, बस वहाँ से ही वापस भाग आया। इसे दोबारा देखने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए किसी को इतला दिए बगैर होटल से अपना सामान लेकर फ्लाइंग कोच के ज़रिए इसी रात फैसलाबाद से लाहौर पहुंच गया था। जानता था टीम मैनेजमेंट मुझे इस हरकत पर फाइन करेगी, पर तब मुझे होश ही कहाँ था। अल सुबह मैं घर पहुंचा था। घर वालों के सवालों से बचता हुआ कुछ कहे बगैर मैं अपने कमरे में आ गया था। कमरे में दाखिल होते ही मैंने अपने बैग दूर फेंक दिए थे। फिर बहुत देर तक सर को दोनों हाथों में थामे मैं सोफे पर बैठा रहा था। इसकी एक एक बात मेरे जहन में घूम रही थी। मैं एहसन मंसूर एक रात में आसमान से ज़मीन पर आ गया था। तुम लोग खुशफहमी के कीड़े होते हो, इसने कहा था। सारी उम्र खुशफहमी पर पलते रहते हो, और ज़रा सी हकीकत सामने आने पर ऐसे तड़पने लगते हो जैसे जोंक पर नमक डाल दिया जाए। हाँ, इसने बिल्कुल ठीक कहा था। काश ये बात कोई मुझे पहले बता देता। तुम लोग पानी पर बनने वाले बुलबुले हो, जिसका ना कोई माजी होता है ना कोई मुस्तकबिल। मैं तुम जैसे आवारा शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ? जिससे मैं शादी कर रही हूँ इसके पास अच्छा किरदार है जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सर दर्द से फट रहा था। तुम क्रिकेटर्स और एक्टर्स हमारे लिए सिर्फ टाइम पास का एक जरिया हो और कुछ भी नहीं हो। एहसन, क्या बात है? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मैंने सर उठाकर देखा था। अम्मी मेरे पास खड़ी थी। पता नहीं वो किस वक्त मेरे कमरे में आ गई थी। तुम ठीक तो हो ना? वो पूछते हुए मेरे पास सोफे पर बैठ गई थी। मैं खामोशी से इनका चेहरा तकने लगा था। कोई परेशानी है क्या? मैच तो तुम जीत गए थे, फिर क्या मसला है? एक लम्हा इन्हें साकत देखते रहने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैं क्या चीज़ हार आया था ये वो कभी नहीं जान सकती थी। आखिर ज़िंदगी सिर्फ मैच ही तो नहीं होती। एहसन, मेरे बेटे, मेरी जान,
کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی جان مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر کہہ رہی تھی۔ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے لیے باعث کشش ہو۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا امی، بس آپ بہت یاد آ رہی تھی۔ ہر شخص اپنے سے بہتر شخص سے شادی کرتا ہے، لیکن تم کسی طور پر بھی مجھے خود سے بہتر نہیں لگتے ہو۔ لو بھلا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اب تم بڑے ہو، چھوٹے بچے تو نہیں ہو کہ اتنی سی بات پر رونے۔ بیٹھ جاؤ، امی میرا ماتھا چومتے ہوئے بول رہی تھی۔ آئندہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ پچھلی ساری زندگی میں نے نارمل بن کر گزاری تھی، مگر اب مجھے ساری زندگی اب نارمل رہنا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں پھر نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔